ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं व्यवसायिक अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। अब नाम से स्पष्ट है, अपन इसको पढ़ेंगे आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण प्रायः दो दृष्टिकोण से किया जाता है। अगर अपन किसी आर्थिक समस्या का विश्लेषण करते हैं तो प्रायः दो प्रकार से हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, सूक्ष्म या व्यापक। मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा, हम किसी भी वस्तु का आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, छोटे और बड़े के माध्यम से कि ये छोटी है ये बड़ी वस्तु है। उसी प्रकार अगर हम किसी आर्थिक विश्लेषण को भी अगर दृष्टिकोण से देखें तो हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सूक्ष्म और व्यापक। अब सूक्ष्म यानी व्यष्टि और व्यापक यानी समष्टि। इस प्रकार अर्थशास्त्र व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे। अब हम समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिक तथा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का तथा अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का, उनके व्यवहारों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है। उन्हें व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या होता है, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष का या विशिष्ट व्यक्ति का अगर जो अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है, विशिष्ट आर्थिक इकाई का अध्ययन, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भाग व्यक्ति विशेष का, प्रति व्यक्ति का अध्ययन किया जाना ही समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर गोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन होता है। अब क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन, मतलब एक परिवार ले लिया, एक विद्यालय, एक समाज, इस प्रकार से सभी प्रकार का एक एक करके लिया जाता है। मतलब छोटे छोटे रूप में लिया जाता है, ना कि संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विद्यालय, संपूर्ण समाज, संपूर्ण आदि इस प्रकार से नहीं लिया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति विशेष का उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, किसी एक विद्यालय का ले लिया, उदाहरण के तौर पर नंदी विश्वविद्यालय। अगर हम इसकी आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष का मतलब व्यक्ति मतलब एक पर्सनल विद्यालय का नाम ले रहे हैं। अगर हम इसी पर ले लेंगे पूरे विद्यालय, देश संपूर्ण विश्व के विद्यालय, तो ये आएगा संपूर्ण विश्व के विद्यालय, मतलब ये समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, क्योंकि हम संपूर्ण इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं कि पूरे विद्यालय की अर्थव्यवस्था कैसे होगी, संपूर्ण विद्यालयों की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार होगी। अब हम पढ़ेंगे आगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन, एक ही बात होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन ने समझा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है। विशिष्टता से मतलब जो व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, एक व्यक्ति समाज ले लिया, एक विद्यालय ले लिया, या किसी भी वस्तु को ले लो या व्यक्ति विशेष को ले लो, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है छोटे भागों का अध्ययन। इसमें किसी व्यक्ति के अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन जाता है। इसी दृष्टि से एक उद्योग, एक बाजार, एक भूमि, एक भवन आदि उसका एक छोटा भाग, इस प्रकार से हम उसका अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे भागों का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। पूर्ण रोजगार मान्यता, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। पूर्ण रोजगार मतलब अगर व्यक्ति से देखा जाएगा तो पूर्ण रोजगार की मान्यता प्राप्त होगी। अब है कीमत सिद्धांत। पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है और यह कीमतों के आधार पर किया जाता है। अब क्या होता है, पूर्ण रोजगार मिलने के बाद आपको कीमत का बंटवारा करना होता है, किस प्रकार से हमें समस्या का समाधान करके कीमत का बंटवारा करना है, और ये किस प्रकार से संभव होता है, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण के आधार पर संभव होता है। तो अभी हमने पढ़ा व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण हमने दो प्रकार से कर दिया, सूक्ष्म और व्यापक। अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं बताया आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब अपन नाम से स्पष्ट करते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र को अपन अपने हिसाब से समझते हैं। अभी अपन ने समझा इसको अपन ने क्या बताया, इसमें छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति, फर्म का, उद्योग का आदि का अध्ययन किया जा रहा है। अब हम इसको क्या पढ़ा था, सूक्ष्म। अब हम पढ़ रहे हैं व्यापक। अब अपन व्यापक स्तर पर क्या बोल सकते हैं, इसके लिए अपन पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने अभी अध्ययन किया, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के बाद हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ी। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहला महत्व है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था
व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं, इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब व्यक्ति मिलकर ही संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है। इसलिए छोटी छोटी 10 वस्तुएं हैं जिनको अगर अपन एक बॉक्स में डालेंगे, इसमें ये अपन इसको क्या कहेंगे, व्यापक रूप में कहेंगे। अगर इसमें एक वो पड़ी रहेगी तो खाली रहेगा। इसी प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करने से हमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम उस व्यक्ति के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में आसान। व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक समस्या के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से करे, एक फर्म अपने उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार समायोजित करे तथा उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके या उसका लाभ अधिकतम हो जाए, जैसी समस्याओं का समाधान व्यष्टिक आर्थिक विश्लेषण से ही संभव है। यानी उसको किस प्रकार उत्पादन करना है, किस प्रकार लाभ की प्राप्ति होगी, कितना लाभ होगा, कैसे लाभ प्राप्त होगा, यह सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव है। तीसरा है अपना कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण तथा उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण किया जाता है, जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संभव हो पाता है। अगला है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण पर आधारित है और वह सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण तंत्र है। अभी हमने पढ़ा आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियम मतलब अभी अपन ने बताया सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत आदि का नियम सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं और सीमांत विश्लेषण किसका तंत्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख तंत्र है। और अगला अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक। अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से उसमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगा सकता है। क्या है, अब अपन ने 5वां पॉइंट पढ़ेंगे व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक। अपन व्यक्तिगत इकाइयों वाला प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें प्रत्येक व्यक्ति की कमी और उसकी पड़े उसमें क्या कमी है, क्या चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इससे हम प्रत्येक व्यक्ति की कार्यकुशलता वृद्धि कर सकते हैं। कार्यकुशलता वृद्धि मतलब वह व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है। अगर कोई गलती कर रहा है तो हम उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो हम उसको समझा सकते हैं कि आप ये गलती कर रहे हैं, जिससे कि उसकी कार्यकुशलता वृद्धि होगी और वह आगामी समय में उस चीज को सुधारने का प्रयास करेगा। अभी हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और उसकी महत्व समझे। और क्या होता है, किसी भी चीज की जैसे विशेषताएं होती हैं उसका महत्व होता है, तो संपूर्ण प्रकृति का नियम है कि उसकी आलोचना अवश्य होती है। इसलिए कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी आलोचना की गई। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के संचालन तथा संगठन के विशेषण में लगा रहता है, उनके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत नहीं हो पाता है। क्या बताया हमने कि अगर विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन अगर किया जाएगा तो हम कैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन का सही चित्र प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देते हैं, ना कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हैं। अगला है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित है, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। अब अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जो अवास्तविक मान्यताएं हैं जो वास्तव में है ही नहीं, जो बाजार में पाई नहीं जाती हैं, क्षेत्र में पाई नहीं जाती हैं, उन पर आधारित है। इस कारण से व्यष्टि अर्थशास्त्र का की सीमा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दोष निकाला जाता है। अगला है कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। अब है राजस्व के क्षेत्र की अनेक समस्याएं जैसे मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रशुल्क नीति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं जिनका संबंध संपूर्ण अवस्था होता है। अब क्या है, कहीं राजस्व के क्षेत्र की पूंजी निकालना है या राजस्व के क्षेत्र से
संबंधित या किसी राष्ट्र की संपूर्ण आय के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हम प्रति व्यक्ति आय को कहाँ तक जोड़ेंगे कि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में या संपूर्ण राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत संभव नहीं है, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इकाई, प्रत्येक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है, न कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं होने के कारण राजस्व क्षेत्र से संबंधित, नीति क्षेत्र से संबंधित, अन्य राष्ट्रीय इकाइयों से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए उस समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। धन्यवाद। आज